नमस्ते और श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी 2026 है और हम द हिंदू अखबार में दी गई कुछ बहुत ज़रूरी खबरों की गहराई में उतरेंगे। और अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा की तरह शुरुआत एक मैप आधारित सवाल से। ये यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से भी काफी अहम है। सवाल है, IMEC कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये किन किन देशों से होकर गुजरता है? और इन देशों की लोकेशन मैप पर देखना बहुत जरूरी है। हाँ, और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। कहते हैं जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। सही बात है। तो आज हम शासन और लोकतंत्र से जुड़े 4 मुद्दों को देखेंगे और हर कहानी में एक ही धागा छिपा है, शक्ति का संतुलन, पावर बैलेंस। चाहे वो संसद में राज्यों के बीच हो या जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच, या फिर केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बीच। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये शक्ति का संतुलन कैसे बिगड़ और बदल रहा है। चलिए परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले उस मुद्दे पर चलते हैं जो आने वाले सालों में भारत की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकता है। आप परिसीमन की बात करें? बिल्कुल, 2027 के बाद होने वाला डिलिमिटेशन। 2027 की जनगणना के बाद भारत में लोकसभा सीटों का राज्यों के बीच फिर से बंटवारा होना है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा। कहा जा रहा है कि ये आजादी के बाद से पॉलिटिकल पावर का सबसे बड़ा पुनर्वितरण हो सकता है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, है ना? अभी जो व्यवस्था है वो कब से चली आ रही है? अभी जो हमारे पास 543 लोकसभा सीटें हैं, उनका राज्यों में बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है। अच्छा, 1971? जी, और 1976 में इस पर रोक लगा दी गई थी। हाँ, ये वो दौर था जब हम दो हमारे दो का नारा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान था। तो सरकार ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं, संसद में उनकी आवाज कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। ये एक तरह का प्रोत्साहन था कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को राजनीतिक रूप से सजा न मिले। पर अब 50 साल बाद वो रोक खत्म होने वाली है। हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि इन 50 सालों में भारत की डेमोग्राफी, मतलब जनसंख्या का जो नक्शा है, वो पूरी तरह बदल गया है। और ये बदलाव मुझे लगता है पूरे देश में एक जैसा नहीं है। यही तो असली ट्विस्ट है। ये बदलाव बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। दक्षिण और पश्चिम के जो राज्य हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हाँ, इन सब ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में भारी निवेश किया। नतीजा ये हुआ कि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर यानी फर्टिलिटी रेट्स काफी कम हो गईं। और दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्य हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो अब एक नैतिक दुविधा, एक मॉरल पैराडॉक्स खड़ा हो गया है कि अगर अब सीटें सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बांटी गई, तो जिन राज्यों ने राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में अच्छा काम किया, संसद में उन्हीं का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। और ये कमी कोई छोटी मोटी नहीं होगी। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान यह है कि अगर लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 888 कर दी जाती हैं, जिसकी चर्चा चल भी रही है जी, तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 151 हो सकती हैं, बिहार की 40 से 82। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। और वहीं तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 53 और केरल की 20 से 23 ही होंगी। मतलब संख्या तो बढ़ रही है, पर कुल 888 सीटों में उनका जो प्रतिशत हिस्सा है, उनका जो शेयर है, वो घट जाएगा। ये तो शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से हिला देने वाली बात है। तो फिर इसका हल क्या है? लेख में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कुछ विकल्पों का जिक्र किया है। हाँ, उन्होंने 6 संभावित विकल्पों पर बहस करने का सुझाव दिया है। तो पहला तो सबसे आसान लगता है कि इस रोक को 2026 के बाद भी जारी रखा जाए। पर क्या ये एक स्थायी समाधान है? ये तो बस समस्या को टालने जैसा है। इससे जो मौजूदा असंतुलन है कि एक सांसद आज कहीं 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और कहीं सिर्फ 18 लाख का, वो बना रहेगा। हाँ, और ये एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत के भी खिलाफ जाता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प है सीटें बढ़ाना, ताकि किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें कम ना हों। लेकिन जैसा आपने बताया, इससे प्रतिशत हिस्सेदारी का असंतुलन तो बना ही रहेगा। बिल्कुल। तो तीसरा विकल्प मुझे दिलचस्प लगा, एक वेटेड फॉर्मूला, जिसमें 80% वजन जनसंख्या को दिया जाए और 20% विकास के संकेतों को दिया जाए, जैसे साक्षरता और स्वास्थ्य। हाँ,
ये कैसा लगता है? ये एक बहुत ही प्रगतिशील विचार है। ये प्रदर्शन को पुरस्कार करेगा, लेकिन इस पर राजनीतिक सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। कौन तय करेगा कि विकास के कौन से संकेतक चुने जाएं, उनका वजन कितना हो? ये एक नई बहस छेड़ देगा। और एक सुझाव है राज्यसभा को मजबूत करने का, जैसे अमेरिका में है कि हर राज्य को सीनेट में बराबर सीटें मिलती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्या ये भारत में संभव है? ये हमारे संघीय ढांचे में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये छोटे राज्यों को एक सुरक्षा कवच दे सकता है, पर इसके लिए संविधान में बड़े संशोधनों की जरूरत होगी। और सबसे विवादास्पद विकल्प? वो है उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य को 3-4 छोटे राज्यों में बांट देना। ये तो राजनीतिक रूप से भूचाल ला सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं होगा, ये एक भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दा भी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। बिल्कुल। लेखक का निष्कर्ष बहुत सटीक है। जनगणना भारत की जनसंख्या को मापेगी, परिसीमन भारत के लोकतंत्र को मापेगा। बहुत गहरी बात है। तो ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के संतुलन की बात, लेकिन लोकतंत्र का असली चेहरा तो जमीनी स्तर पर दिखता है। उन लोगों से जो सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाते हैं। हाँ, पर क्या उन्हें अपना हक और सम्मान मिल रहा है? यहीं से हमारा अगला मुद्दा जुड़ता है, जो हमें पश्चिम बंगाल ले जाता है। आप आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? जी, जो बेहतर वेतन और स्थायी कर्मचारी के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की कहानी नहीं है। नहीं, ये देश भर की लाखों स्कीम वर्कर्स की कहानी है, और इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कोई आज की समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब इंदिरा गांधी सरकार ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी ICDS की शुरुआत की, तो जानबूझकर इन कार्यकर्ताओं को वर्कर का दर्जा नहीं दिया गया। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें स्वयंसेवक या वॉलंटियर कहा गया। बाद में स्कीम वर्कर्स की एक अलग ही श्रेणी बना दी गई, ताकि उन्हें श्रम कानूनों, लेबर लॉज के दायरे से बाहर रखा जा सके। मतलब ये एक सोचा समझा डिजाइन था? लेख तो यही इशारा करता है। 1996 में स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अमीर बी मामले में एक फैसले ने उन्हें सरकारी कर्मचारियों के दायरे से और दूर कर दिया। तो एक तरह से एक कानूनी ढांचा बन गया, जिसके तहत सरकार उनकी सेवाओं का लाभ तो उठाती है, लेकिन जिम्मेदारी से बच जाती है। एग्जैक्टली। उन्हें एक कर्मचारी के अधिकार देने की जिम्मेदारी से। लेकिन क्या इसे बदलने की कभी कोई कोशिश नहीं हुई? कोशिशें हुई, पर नतीजा सिफर रहा। 2010 के दशक में 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने साफ-साफ सिफारिश की थी कि इन्हें नियमित किया जाए, न्यूनतम मजदूरी दी जाए और पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भी। जी, लेकिन UPA और NDA दोनों ही सरकारों ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। और हालात तो और बिगड़ते ही गए। हाँ, 2015 में NDA सरकार ने ICDS के बजट में ही कटौती कर दी, और 2018 में केंद्र ने उनके मानदेय में अपने योगदान को फ्रीज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर उनका वेतन बढ़ाना है तो सारा बोझ राज्यों की सरकारों पर आ गया। बिल्कुल। और यहीं से एक और असंतुलन पैदा होता है। अमीर राज्य शायद अपने बजट से कुछ अतिरिक्त भुगतान कर भी दें, लेकिन बिहार या झारखंड जैसे वित्तीय रूप से कमजोर राज्य क्या करेंगे? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इससे राज्यों के बीच भारी असमानता पैदा हो गई है। संपादकीय का तर्क बहुत मजबूत है। वो इसे जानबूझकर किया जा रहा शोषण कहते हैं। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इन स्वयं सेवकों को कानूनी रूप से वैधानिक कर्मचारी, स्टैट्यूटरी एम्प्लॉइज के रूप में वर्गीकृत करे, ताकि उन्हें वो सम्मान और अधिकार मिल सके जिनके वे हकदार हैं। बिल्कुल। तो ये अधिकारों की लड़ाई एक देश के भीतर है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत रखने की चुनौती तो वैश्विक है। सही बात है। चुनाव निष्पक्ष हों, लोगों का उन पर भरोसा बना रहे, ये चिंता हर देश की है। और यही हमें हमारे तीसरे विषय दिल्ली घोषणा पर लाती है। हाल ही में नई दिल्ली में डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और उसमें से दिल्ली घोषणा निकल कर आई। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की घोषणाओं का कोई वास्तविक असर होता है, या ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। अक्सर ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ महत्व है साझा मंच का और उन मुद्दों का जिन पर सहमति बनी है। अच्छा। इस घोषणा में 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने, मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ने, 5 प्रमुख मुद्दों पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। और वो 5 मुद्दे क्या हैं? और वो इतने जरूरी क्यों हैं? पहला और सबसे जरूरी है चुनावी सूचियों की शुद्धता।
प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ये तो बुनियाद है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया भर में चुनावों पर धांधली के आरोप लगते हैं और अक्सर शुरुआत यहीं से होती है। अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं है तो बाकी प्रक्रिया पर भरोसा कैसे होगा? सही बात है। और दूसरा है चुनावों का बेहतर संचालन, कंडक्ट ऑफ पोल्स। तीसरा है प्रौद्योगिकी का सही उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक दो-धारी तलवार है। कैसे? एक तरफ ईवीएम्स जैसी तकनीक पारदर्शिता ला सकती है, तो दूसरी तरफ डीप फेक और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस पे सहयोग बहुत जरूरी है। और आखिरी दो? चौथा है अनुसंधान और प्रकाशन, ताकि एक देश के अनुभव से दूसरा देश सीख सके। और पांचवा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मतलब अपने चुनाव अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग देना। जी। तो ये घोषणा भले ही कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो, पर एक रोड मैप तैयार करती है। और इसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पढ़कर सुनाया, जो वैश्विक लोकतंत्र में भारत की भूमिका को भी दिखाता है। तो एक तरफ वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक नए कानून को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वो जमीनी लोकतंत्र की जड़ों को, यानी ग्राम पंचायतों को कमजोर कर सकता है। ये हमारा आखिरी विषय है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 का विरोध। जी, एनआरएजी, संघर्ष मोर्चा जैसे कई नागरिक संगठन इस नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। और इस विरोध की रणनीति बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे? ये पिछले किसान आंदोलन की तरह दिल्ली की सीमाओं पर केंद्रित नहीं होगी। ये विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होगी। विकेंद्रीकृत से क्या मतलब है? ये कैसे काम करेगा? पहली बड़ी कार्रवाई गणतंत्र दिवस पर करने की योजना है। 26 जनवरी को देश भर में ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। अच्छा। योजना ये है कि इन बैठकों में ग्राम पंचायतें नए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें। ये एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम है। ये संदेश देने की कोशिश है कि विरोध दिल्ली में नहीं, देश के हजारों गांव में है। बिल्कुल, और इसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। हाँ, तमिलनाडु विधानसभा ने तो इस कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित भी कर दिया है। जी, और इस पर भाजपा ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या किसी राज्य विधानसभा को संसद द्वारा पारित कानून का इस तरह विरोध करने का अधिकार है। ये केंद्र राज्य संबंधों की एक और जटिल परत को सामने लाता है। बिल्कुल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस मिशन की कड़ी आलोचना की है। लेकिन सरकार का पक्ष क्या होगा? वो जरूर कहेंगे कि एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण योजनाओं को ज्यादा कुशलता से लागू करने में मदद करेगा। ये सरकार का आधिकारिक तर्क हो सकता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये इस कानून की मूल भावना के खिलाफ है। यहीं पर हमें शक्ति संतुलन के उसी धागे पर वापस आना होगा। एमजी नरेगा की आत्मा थी उसका बॉटम अप अप्रोच। हाँ, फैसले नीचे से ऊपर जाते थे। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, एमजी नरेगा में गांव वाले ग्राम सभा में तय करते थे कि उन्हें किस कुएं की मरम्मत करवानी है या कौन सी संपर्क सड़क बनवानी है। जरूरत गांव तय करता था, पैसा सरकार देती थी। बिल्कुल। इस नए कानून में आलोचकों को डर है कि ये प्रक्रिया टॉप डाउन हो जाएगी। मतलब दिल्ली या राज्य की राजधानी में एक लिस्ट बनेगी कि आपके गांव में क्या बनना चाहिए, और ग्राम पंचायत का काम सिर्फ उसे लागू करना रह जाएगा। जी, ये सोच और अधिकार दोनों का फर्क है। ये स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस की शक्ति को कम करने जैसा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि कैसे 2027 का परिसीमन राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के समीकरणों को बदल सकता है। हमने स्कीम वर्कर्स के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को समझा। हमने चुनावी प्रक्रियाओं में वैश्विक सहयोग की अहमियत को देखा और आखिर में एक नए केंद्रीय कानून के खिलाफ उठ रही जमीनी आवाजों को सुना। बिल्कुल। आज की चर्चा का एक सेंट्रल थीम है कि एक बटी हुई दुनिया में भारत कैसे संतुलन साध रहा है। इट्स लाइक इंडिया इज वॉकिंग अ टाइट रोप। आपने बिल्कुल सही शब्द चुना है, टाइट रोप वॉक। ये आज के भारतीय विदेश नीति के लिए परफेक्ट मेटाफोर है। हाँ, आज के एस्पिरेंट को सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना होगा कि क्यों हो रहा है और उसके पीछे की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस क्या हैं। तो चलिए इस टाइट रोप वॉक का पहला कदम देखते हैं। जरूर। सबसे बड़ी खबर है 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन। ये कोई आम हाई लेवल मीटिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है। बहुत बड़ा। लेख इसे अलाइनमेंट ऑफ इंटेंट कह रहा है, मतलब इरादे मिल रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सिंबोलिज्म है या इसके पीछे कुछ ठोस सब्सटेंस भी है? देखिए, यही सवाल यूपीएससी पर्सपेक्टिव से सबसे जरूरी है। डिप्लोमेसी में सिंबलिज्म मैटर करता है, पर इट मस्ट बी बैक्ड बाय सब्सटेंस। और यहाँ वो सब्सटेंस साफ दिख रहा है। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल प्रोफाइल को दिखाता है। ईयू अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर। हाँ, ये पार्टनरशिप शेयर्ड वैल्यूज जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलैटरलिज्म पर आधारित है। लेकिन इसका असली टेस्ट तो उन समझौतों में होगा जिन पर बात चल रही है। और उन समझौतों में जो सबसे बड़ा हाथी है कमरे में, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। ये तो 2007 से अटका हुआ है। हाँ, लगभग 2 दशक हो गए। लेख में एक फ्रेज है जो मेरे दिमाग में अटक गया। इसे जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत हैवी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? नहीं, ये सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है। ये आज की जो ग्लोबल रियलिटी है उसको दिखाता है। अच्छा। मतलब जब दुनिया में सप्लाई चेन्स टूट रही हों, जब एक या 2 देशों पर निर्भरता खतरनाक साबित हो चुकी हो, तब ये FTA भारत और EU दोनों को एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में एक स्टेबल और रिलायबल एक्सेस देता है। तो एक तरह से ये आर्थिक सुरक्षा का जरिया है। बिल्कुल। भारत के लिए इसका मतलब है टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स जैसे सेक्टर्स के लिए यूरोप का बड़ा बाजार खुलना। और EU की नज़र भारत के विशाल मिडिल क्लास और ऑटोमोबाइल मार्केट पर है। ये तो विन विन सिचुएशन लगती है। तो फिर ये लगभग 20 साल से अटका क्यों है? जरूर कुछ बड़े रोड ब्लॉक्स होंगे। है। और सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। CBAM। हाँ, लेख में इसका जिक्र है। ये क्या बला है और ये इतना बड़ा स्टिकिंग पॉइंट क्यों है? CBAM इस पूरी बातचीत का सबसे जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। सरफेस पर तो EU कहता है कि ये एक क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है। इसका मकसद है कि जो देश कार्बन एमिशंस पर सख्त नियम नहीं अपनाते, वहां से आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम पर एक कार्बन टैक्स लगाया जाए। कितना टैक्स? 20 से 35% तक हो सकता है। वो कहते हैं कि इससे कार्बन लीकेज रुकेगा, मतलब कंपनीज EU के सख्त नियमों से बचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगी। लेकिन भारत इसे एक नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब एक छिपा हुआ व्यापारिक रोड़ा मान रहा है। तो क्या हमारा एतराज सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर है? नहीं, सिर्फ वो नहीं है। 2 बातें हैं। पहला तो है इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट। CBAM से हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स रातों रात महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा एक डीपर फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट है। भारत का तर्क कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी CBDR के प्रिंसिपल पर आधारित है, जो UN का एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। एग्जैक्टली जो कहता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स मतलब डेवलप्ड नेशंस की जिम्मेदारी ज्यादा है। अच्छा, तो भारत का कहना है कि EU CBAM के जरिए अपनी जिम्मेदारी डेवलपिंग कंट्रीज पर डाल रहा है। हाँ, और इसे प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद के एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लाइन बहुत ब्लरी है कि ये क्लाइमेट एक्शन है या यूरोप अपनी इंडस्ट्री को बचाने का एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और UPSC में यही क्रिटिकल एनालिसिस एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को समझना होगा। ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, ट्रेड के इन पेचीदगियों से आगे बढ़ें तो एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, एक नया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि EU एशिया में जापान और साउथ कोरिया के बाद भारत तीसरा देश होगा जिसके साथ ऐसा व्यापक समझौता करेगा। ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। ये पार्टनरशिप मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में कॉपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी। और मेक इन इंडिया का क्या? इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ये प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सीधा बूस्ट देगा। यूरोपियन डिफेंस कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। लेख की एक लाइन इस पार्टनरशिप के पीछे की सोच को साफ करती है। वो कहती है कि भारत और EU दोनों ने रशियन गैस, चाइनीज मार्केट्स या अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज पर ओवर डिपेंडेंस की कीमत चुकाई है। प्रिसाइसली,
ये हमारी टाइट रोप वाली बात को और पुख्ता करता है। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तलाश है। ईयू को समझ आ गया है कि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला हमेशा नहीं रहेगा और रशिया पर ऊर्जा की निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। और भारत भी सबक सीख चुका है। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक स्पेस को सपोर्ट करने और एक सॉवरेन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश है। और इसी कनेक्टिविटी की बात को आगे बढ़ाता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक। आईमैक समिट में इस पर भी बात आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जाता है, पर क्या इसमें उतना दम है? देखिए, आईमैक में बीआरआई को चैलेंज करने की पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी ये अ वर्क इन प्रोग्रेस है। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सबसे बड़ी चुनौती है रीजनल स्टेबिलिटी, खासकर मिडिल ईस्ट में, और इसके लिए जरूरी मैसिव फंडिंग को जुटाना। फीजिबिलिटी स्टडीज की बात होना एक पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप है, पर इसे जमीन पर उतारना एक लंबी प्रक्रिया होगी। तो ईयू के साथ ये पार्टनरशिप हमारी बैलेंसिंग एक्ट का एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन यही संतुलन तब और मुश्किल हो जाता है जब बात रूस की आती है। बिल्कुल। लेख में नैरेटिव वॉर्स ओवर रशिया का जिक्र है। एक तरफ ईयू भारत के रूस से रियायती तेल खरीदने पर आपत्ति जताता है, और दूसरी तरफ भारत ईयू पर डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगाता है। हाँ, भारत का पॉइंट ऑफ व्यू साफ है। जब यूरोप खुद सालों तक रशिया से गैस खरीदता रहा तो वो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकता। ये भारत की विदेश नीति के उस कोर प्रिंसिपल को दिखाता है जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। रणनीतिक स्वायत्ता। हाँ, मतलब हम अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेंगे, किसी बाहरी दबाव में आकर नहीं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब अमेरिका भारत पर मूडीज वॉर जैसे आरोप लगाता है तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता होगा। दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। और अभी तक भारत ने इसे बहुत स्किलफुली मैनेज किया है। हम क्वाड का भी हिस्सा हैं और एससीओ का भी। हम अमेरिका के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं और रूस के साथ भी। इसके पीछे की सोच ये है कि भारत इतना बड़ा देश है कि कोई भी पक्ष उसे पूरी तरह से एलियनेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेख की एक लाइन है जो हर एस्पिरेंट को नोट करनी चाहिए, सॉवरेन चॉइसेस मस्ट रिमेन सॉवरेन। बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन है। और ये सॉवरेनिटी सिर्फ जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि अपने आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की जिद में भी नजर आती है। हाँ, ये हमें हमारे अगले विषय पर लाता है, विदेश में भगोड़ों का पता लगाना। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत ने विदेश में 71 भगोड़ों का पता लगाया। ये 12 सालों में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारी एजेंसीज, खासकर CBI का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर, कितना प्रोएक्टिव हो गया है। वो इंटरपोल चैनल्स जैसे रेड नोटिसेस का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। GS पेपर 3 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से जहां इकोनॉमिक ऑफेंसेस और इंटरनेशनल कॉपरेशन एक की टॉपिक है। आंकड़े और भी हैं। 27 भगोड़े भारत वापस भी लौटे और हमारी 48 देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हैं। ये तो सक्सेस स्टोरी लगती है। नहीं, यहीं पर क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। अच्छा, भगोड़े का पता लगाना लड़ाई का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली चुनौती उसे वापस लाने यानी एक्स्ट्राडाइट करने में है। मतलब ब्यूरोक्रेसी और लीगल हर्डल्स। उससे भी ज्यादा। लेख बताता है कि 134 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में से 125 अभी भी विदेशी सरकारों के पास पेंडिंग है। 125? वो क्यों? क्योंकि भगोड़ा उस देश की अदालतों में अपील करता है। वो मानवाधिकारों का हवाला दे सकता है, भारत की जेलों की खराब हालत का दावा कर सकता है, या कह सकता है कि उस पर पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है। ये प्रक्रिया सालों तक खिंच सकती है। तो एक अच्छा UPSC आंसर सिर्फ 71 फ्यूजिटिव्स लोकेटेड का आंकड़ा नहीं देगा, वो 125 पेंडिंग रिक्वेस्ट की चुनौती का भी जिक्र करेगा। एग्जैक्टली। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी एक तरह का डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक ही है। एब्सोल्युटली। It's a long, grinding process of legal and diplomatic perseverance. चलिए अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं। जापान से एक छोटी सी खबर है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने संसद का निचला सदन भंग कर दिया है और 8 फरवरी को स्नैप इलेक्शंस होंगे। अक्सर ऐसी खबरें एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं, पर हमें क्यों इस पे ध्यान देना चाहिए? हमें इस पे इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं होता। जापान भारत का एक पिलर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड, बुलेट ट्रेन, ये सब जापान पर बहुत निर्भर करते हैं। बिल्कुल, ये सब जापान में एक स्टेबल
और फ्रेंडली गवर्नमेंट पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। जापान की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रिकरिंग थीम रही है। बार-बार प्रधानमंत्री बदलने से पॉलिसी कंटिन्यूटी पर असर पड़ता है। तो इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर असर पड़ेगा? रिस्क तो है। एक नई सरकार की प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं। हो सकता है वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल टर्म्स को रीनेगोशिएट करना चाहें। और क्वाड को लेकर कमिटमेंट तो शायद बनी रहेगी, लेकिन एक कमजोर या कोलिशन गवर्नमेंट के लिए बोल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। इस खबर का टेक अवे ये है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पार्टनर कंट्रीज इज अ मेजर वेरिएबल इन आवर फॉरेन पॉलिसी इक्वेशंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल, और यूपीएससी एस्पिरेंट से यही मल्टी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट की जाती है। जब आप इंडिया जापान रिलेशंस पर लिखें तो सिर्फ कन्वर्जेंसेस गिनाना काफी नहीं है। आपको ये पॉइंट भी मेंशन करना होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जापान एक पोटेंशियल चैलेंज हो सकती है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं, उनके पीछे के डायनामिक्स को भी समझते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, हमारी टाइटरोप वॉक के कई पहलू सामने आए। आज हम अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़ी 4 बिल्कुल अलग-अलग दिखने वाली खबरों की गहराई में उतरेंगे, और वो भी खास तौर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से। हमारे पास द हिंदू के कुछ बहुत अच्छे लेख हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे भारत की एक हाईटेक बैटरी बनाने की जो पीएलआई स्कीम है, वो क्यों मुश्किलों में। फिर देखेंगे कि भारत अपने सी फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर अपनी रणनीति क्यों बदल रहा है। और फिर जमीनी स्तर पर काम कर रही पीएमएसवी निधि योजना पर भी बात करेंगे। और आखिर में छत्तीसगढ़ में हुई एक बहुत ही दर्दनाक औद्योगिक दुर्घटना पर नजर डालेंगे। अब ये चारों खबरें मतलब सुनने में तो काफी अलग लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सबको एक धागा जोड़ता है। और वो धागा है कागज पर बनी शानदार नीतियों और जमीन पर उनके अमल, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच का जो फासला है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, और हम देखेंगे कि ये गैप कहीं तकनीक की कमी से आता है, कहीं बाजार के बदलते नियमों से, तो कहीं सीधे सीधे लापरवाही से। बिल्कुल। चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। ये सीधे भारत के मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी सपनों से जुड़ी है। सरकार ने बड़े जोर शोर से एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी ACC पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी। मकसद तो बहुत बड़ा था, भारत को इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी बनाने का ग्लोबल हब बनाना। हाँ, और 18,100 करोड़ रुपए की ये भारी भरकम योजना थी। लक्ष्य था 2026 तक 50 गीगावाट घंटे यानी GWH की प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करना। लेकिन हाल की एक रिपोर्ट बताती है कि हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। मीलों दूर। अब तक सिर्फ 1.4 गीगावाट की कैपेसिटी ही समय पर चालू हो पाई है। बस 1.4? हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कहानी कहता है। कहानी इस बात की कि बड़ी-बड़ी योजनाएं जमीन पर आकर क्यों अटक जाती हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि देरी की वजह कोई एक नहीं। अच्छा, बल्कि कई सारी हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी। देखिए, बैटरी सेल बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें चीन को महारत हासिल है। सही बात है। हमारी कंपनियों को चीनी टेक्निकल स्पेशलिस्ट की जरूरत है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके वीजा मिलने में बहुत देरी हो रही है। मतलब ब्यूरोक्रेसी एक बॉटलनेक बन रही है। पर क्या ये सिर्फ वीजा की समस्या है? मुझे लगता है कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भी तो कुछ कमी होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वही दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है लोकलाइजेशन की शर्तें। अच्छा, ये क्या है? स्कीम के तहत कंपनियों पर शर्त है कि उन्हें 2 साल में 25% और 5 साल में 60% तक मैन्युफैक्चरिंग को स्थानीय मतलब लोकल करना होगा। अब ये आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छा कदम है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो इकोसिस्टम ही नहीं है। एग्जैक्टली। भारत में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, इनकी रिफाइनिंग और सेल कंपोनेंट्स बनाने का पूरा इकोसिस्टम अभी है ही नहीं। हम लगभग 90% जरूरी सामान के लिए चीन पर निर्भर हैं। तो ये तो एक तरह का पैराडॉक्स हो गया। हम चीन से निर्भरता घटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमें उसी के एक्सपोर्ट्स और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है। ये क्लासिक पॉलिसी डिलेमा है। और इसमें एक और परत है। मैंने भी सुना है कि जिस तरह से कंपनियों को चुना गया उस पर भी कुछ सवाल उठे थे। हाँ, वो तीसरा बड़ा पॉइंट है, नीलामी यानी ऑक्शन की प्रक्रिया। सरकार ने इस स्कीम में भाग लेने के लिए कंपनियों की नेटवर्थ की शर्त बहुत ऊंची रख दी थी। कितनी? $2.25 बिलियन पर गीगावाट। इसका नतीजा ये हुआ कि अमारा राजा और एक्साइड जैसी कंपनियां
जिन्हें दशकों का अनुभव है बैटरी बनाने का, वो इस रेस से बाहर हो गईं और कॉन्ट्रैक्ट मिला ओला इलेक्ट्रिक और रिलायंस न्यू एनर्जी जैसी नई कंपनियों को, जिनके पास पैसा और एम्बिशन तो है पर बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग का कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तरजीह दी। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। बिल्कुल, जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमी के लिए ये एक परफेक्ट टॉपिक है। सवाल सीधा आ सकता है कि critically analyze the challenges in the implementation of the PLI scheme for promoting battery manufacturing in India. और जवाब में ये तीनों पॉइंट्स वीजा में देरी, डोमेस्टिक सप्लाई चेन की कमी और फ्लॉड ऑक्शन प्रोसेस या एनालिसिस को बहुत मजबूत बना देंगे। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए भी SCPLI स्कीम क्या है, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये सब जानना जरूरी है। सप्लाई चेन की बात हो ही रही है तो चलिए एक और सेक्टर देखते हैं जो पूरी तरह ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर निर्भर है, हमारा सी फूड एक्सपोर्ट। यहाँ भी कुछ बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। हाँ, फिशरीज मिनिस्ट्री ने राज्यों और इंडस्ट्री को सलाह दी है कि वो बाजार और उत्पाद दोनों में डाइवर्सिफाई करें। क्यों? इसके पीछे दो बहुत ठोस वजह है। पहली तो है ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितता, खासकर कुछ देशों में लगने वाले टैरिफ। और दूसरा शायद क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन का असर। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, मछलियों के कैच पैटर्न बदल रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि अब हम अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकते। तो इसी स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग प्रजातियों की खेती को बढ़ावा देना। एग्जैक्टली। अभी हमारा सी फूड एक्सपोर्ट काफी हद तक व्हाइट लेग श्रिम्प पर निर्भर है। सरकार को डर है कि कहीं 2006-07 वाली कहानी न दोहराई जाए। तब क्या हुआ था? उस वक्त व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस ने ब्लैक टाइगर श्रिम्प की पूरी फार्मिंग को रातों रात तबाह कर दिया था और कई किसान बर्बाद हो गए थे। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट है, एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो किन प्रजातियों पर जोर दिया जा रहा है? सरकार 2 देसी किस्मों पेनाइस इंडिकस यानी इंडियन व्हाइट प्रॉन और पेनाइस मोनोडॉन यानी जायंट टाइगर प्रॉन पर जोर दे रही है। साथ ही स्कैम्पी, टिलापिया और केरला की मशहूर करीमीन को भी प्रमोट किया जा रहा है। और स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है नए ग्राहक ढूंढना। अभी तक हम यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे ट्रेडिशनल मार्केट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। अब भारत नए बाजार तलाश रहा है। जैसे कि हाल ही में 40 से ज्यादा देशों के दूतों के साथ एक बैठक हुई जिसमें चीन, रूस, ईरान जैसे देश शामिल थे। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं हुआ। अच्छा, ये तो काफी बड़ा संकेत है। मतलब अगर मैं मेंस का आंसर लिख रहा होता तो इस सी फूड डाइवर्सिफिकेशन को मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव से भी जोड़ सकता हूँ। ये एक बहुत ही शानदार एंगल है। जीएस पेपर 3 में सवाल बन सकता है। डिस्कस द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज मरीन फूड एक्सपोर्ट सेक्टर। इसमें आप स्पीशीज और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर आप इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जोड़ देंगे तो आपका जवाब बाकियों से अलग दिखेगा। सही है। और प्रीलिम्स के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो जरूरी है ही। हाँ, वो तो है ही। ये दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ हम अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे छोटी इकाई यानी रेली पटरी वालों पर भी ध्यान दे रही है। हमारी अगली खबर इसी से जुड़ी है। हाँ, प्रधानमंत्री ने हाल ही में केरल में पीएमएसवी निधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये उस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप की बहस में एक पॉजिटिव स्टोरी की तरह है। यहाँ इंप्लीमेंटेशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है ना? बिल्कुल। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी स्वनिधि को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया गया था। समस्या ये थी कि स्ट्रीट वेंडर्स, जो हमारी अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी की रीढ़ है, उनका सारा काम धंधा बंद हो गया था। हाँ, और उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं था। वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी साहूकारों से बहुत ऊंची ब्याज दरों पर पैसा लेने को मजबूर थे। तो स्वनिधि ने उस चक्र को तोड़ा, ये उन्हें फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लेकर आया। बिल्कुल। इस स्कीम ने उन्हें बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराया। ये वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और केरल में इसका विस्तार ये दिखाता है कि सरकार इसे और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहती है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि जब इरादा साफ हो और एग्जीक्यूशन पर ध्यान दिया जाए तो जमीनी स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती नहीं है? क्या ये सक्सेसफुल मॉडल पूरे देश में उतनी ही आसानी से लागू हो सकता है? चुनौती तो है। सबसे बड़ी चुनौती है स्केल की
और ये सुनिश्चित करने की कि ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम उन्हें एक नए तरह के डेट ट्रैप में ना फंसा दें। लेकिन फिर भी ये योजना अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यूपीएससी के लिहाज से जीएस पेपर 2 में इस पर सीधा सवाल आ सकता है। पीएमएसवी निधि इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इलैबोरेट। और प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लेकिन जहां एसवी निधि जैसी योजनाएं एक तरह का सेफ्टी नेट देती हैं, वहीं इंडस्ट्रियल लेबर के लिए ये सेफ्टी नेट्स अक्सर गायब रहते हैं, और जब ये गायब होते हैं तो नतीजे भयानक होते हैं। जैसा कि छत्तीसगढ़ की इस खबर से पता चलता है, ये बहुत ही दुखद और गंभीर मामला है। क्या हुआ था वहां? छत्तीसगढ़ के बलोदा बाजार भाटापारा जिले में रियल आइस्पैट एंड पावर लिमिटेड नाम की एक स्टील प्लांट में धमाका हुआ और 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी प्रवासी मजदूर थे, बिहार और झारखंड से। और शुरुआती जांच क्या कहती है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नहीं, जांच में जो बातें सामने आई हैं वो दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक क्राइम था। ये एक गंभीर आपराधिक लापरवाही का नतीजा था। मतलब नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। पूरी तरह से। जांच में पाया गया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का कोई पालन नहीं हो रहा था। मजदूरों से स्टील की भट्ठी मतलब किल्न को बंद किए बिना ही हाई रिस्क काम करवाया जा रहा था। क्या ये तो उन्हें हीट रेजिस्टेंट एप्रन्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट्स जैसे जरूरी प्रोटेक्टिव गियर तक नहीं दिए गए थे। वर्क परमिट्स जारी नहीं किए गए थे। रेगुलर मेंटेनेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये सीधे सीधे मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ था। तो ये फिर से वही कहानी है। कागज पर कानून तो बहुत अच्छा है, हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 है, लेकिन ऑन ग्राउंड एनफोर्समेंट जीरो है। बिल्कुल। ये तो पीएलआई स्कीम वाली प्रॉब्लम का एक और ज्यादा खतरनाक रूप है। वहां देश का आर्थिक नुकसान हो रहा था, यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही तुलना की है। दिस इज द डार्क साइड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन गैप। ये दिखाता है कि नियामक विफलता यानी रेगुलेटरी फेलियर और ढीले कार्यान्वयन के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा माइग्रेंट वर्कर्स को भुगतना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हाँ, मेंस के लिए ये एक बहुत पावरफुल केस स्टडी है, खासकर जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। सवाल आ सकता है, डिस्पाइट लीगल प्रोविजंस, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स रिमेन अ मेजर कंसर्न इन इंडिया। डिस्कस। और तब आप छत्तीसगढ़ के सुधारण का जिक्र करके अपने तर्क को वजन दे सकते हैं। आज हम द हिंदू अखबार में छपी कुछ बहुत ज़रूरी खबरों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नज़रिए से। आज की हमारी चर्चा का जो एक बड़ा थीम है वो है शासन और प्रशासन के सामने जो चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां मतलब अलग अलग रूपों में है। एक तरफ देखिए मणिपुर में जातीय संघर्ष है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद का खतरा, और फिर मौसम का बदलता मिजाज है जो कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स की परीक्षा ले रहा है। तो आज हम इन्हीं खबरों की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि एक एस्पिरेंट को इनसे क्या सीखना है। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ खबरों को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके बीच के कनेक्शंस को समझना है। हाउ आर दीज इवेंट्स लिंक्ड टू आवर सिलेबस? प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट ज़रूरी हैं, और मेंस में जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इनसे कौन से एनालिटिकल पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं? चलिए इसी पे फोकस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, और पहली खबर मणिपुर से है जो काफ़ी गंभीर लग रही है। एक और हत्या का मामला सामने आया है, और अब इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये घटना मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले की है। यहाँ मयंग लंबम ऋषिकांता सिंह नाम के एक मैती समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अच्छा। वो अपनी कुकी पत्नी से मिलने गए थे जब संदिग्ध यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी, जिसे हम यूकेएनए भी कहते हैं, उसके उग्रवादियों ने उन्हें अगवा किया और फिर कैमरे पर उनकी हत्या कर दी। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। जी, और इस वीडियो के सामने आने के बाद मैती बहुल जो इम्फाल वैली है, वहां तनाव जाहिर तौर पर काफी बढ़ गया है। तो ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं लगता, ये उस जातीय संघर्ष की एक और दुखद कड़ी है जो मई 2023 से वहां चल रहा है। एक एस्पिरेंट के लिए इस एक घटना से जीएस पेपर 3 के लिए क्या बड़े मुद्दे जुड़ते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट।
यूपीएससी के नजरिए से देखें तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ये घटना, जैसा आपने कहा, मैती कुकी संघर्ष का एक और उदाहरण है। इसे आप नॉर्थ ईस्ट में चल रही इंसर्जेंसी की केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार के संपादकीय में भी साफ लिखा है कि हिंसा का ये दौर मैती समुदाय को एसटी स्टेटस देने के मुद्दे पर हुए विवाद के बाद शुरू हुआ था। हाँ, और दूसरा पहलू एनआईए का इस जांच को अपने हाथ में लेना है। इससे सेंट्रल एजेंसीज की भूमिका पर सवाल उठता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनआईए को जांच क्यों सौंपी गई? यहाँ एस्पिरेंट्स को मतलब एनआईए के मैंडेट और एनआईए एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। एनआईए का मुख्य काम ही आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जांच करना है। अच्छा, तो इस केस को एनआईए को सौंपना ये दिखाता है कि केंद्र सरकार इसे सिर्फ एक सामान्य हत्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला मान रही है। लेकिन जब शासन पर भरोसे की ही भारी कमी हो, जैसा कि संपादकीय में अक्यूट ट्रस्ट डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो एनआईए जैसी सेंट्रल एजेंसी के लिए भी जमीनी स्तर पर काम करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, और ये हमारा तीसरा और सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, चैलेंजेस टू गवर्नेंस। देखिए, एजेंसी सबूत जुटा सकती है, गवाहों से बात कर सकती है, लेकिन शांति बहाली के लिए स्थानीय समुदाय का विश्वास जीतना जरूरी है। जब राज्य खुद फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल के अधीन हो, तो यह स्टेट मशीनरी के ब्रेकडाउन का साफ संकेत है। यह मुद्दा सीधा जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ता है। प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए, जैसे यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए मणिपुर में सक्रिय है, एनआईए है कार्यक्षेत्र क्या है, और मणिपुर की प्रमुख जनजातियां जैसे कुकी-जो और नागाज। तो मणिपुर की ये घटना दिखाती है कि देश के अंदरूनी हिस्सों में जातीय संघर्ष कितना गहरा है और उसे संभालना कितना जटिल है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सीमाओं पर भी चुनौती लगातार बनी हुई है, जैसा कि जम्मू कश्मीर की इस खबर से पता चलता है। जी, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद मतलब जेएम के एक टॉप पाकिस्तानी आतंकवादी कमांडर को मार गिराया गया है। उसका नाम उस्मान बताया गया है, जिसे अबू माविया भी कहते थे। कठुआ में एक कमांडर का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी जीत तो है, लेकिन क्या ये इस बात का भी संकेत है कि आतंकी संगठन अब कश्मीर घाटी के बाहर जम्मू जैसे इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। यही इस खबर का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टेक अवे है। ये ऑपरेशन कठुआ में हुआ, जो जम्मू क्षेत्र में है। इससे ये पता चलता है कि आतंकी गतिविधियां सिर्फ कश्मीर घाटी तक ही सीमित नहीं हैं। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। बिल्कुल, हमें पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जिसे आप अपने मेंस के जवाब में कोट कर सकते हैं। खबर में एक और डिटेल है जिस पे ध्यान देना चाहिए। उसके पास से एक M4 ऑटोमेटिक राइफल मिली है। ये कोई आम AK-47 तो है नहीं। M4 राइफल का मिलना क्या बताता है? ये डिटेल बहुत कुछ कहती है। M4 एक सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन मेड राइफल है। इसका एक आतंकवादी के पास मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि सीमा पार से इन संगठनों को स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर से मजबूत समर्थन मिल रहा है। ये सिर्फ हथियारों की तस्करी नहीं है, ये मॉडर्न हाईटेक हथियारों की तस्करी है। जीएस पेपर 3 में जब मॉडर्न टेररिज्म के बदलते नेचर पर सवाल आता है, तो आप टेक्नोलॉजी और आर्म्स के इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे आतंकी संगठन अब ज्यादा घातक हथियारों से लैस हो रहे हैं। तो एक तरफ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ है एनवायरमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, जो अक्सर अचानक आते हैं और पूरे सिस्टम की परीक्षा लेते हैं। दिल्ली की बारिश इसी का एक दिलचस्प उदाहरण है। बिल्कुल, दिल्ली वालों के लिए ये अच्छी खबर है। शहर में इस मौसम की पहली अच्छी बारिश हुई, करीब 14.5 mm। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने हवा की गुणवत्ता पर काफी पॉजिटिव असर डाला। एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सुधरकर 282 पर आ गया, जो पुअर श्रेणी में आता है। जो वेरी पुअर या सिवियर कैटेगरी से तो कहीं बेहतर है। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस शब्द सुनते हैं। इस बारिश और दिल्ली के प्रदूषण में सुधार के पीछे का विज्ञान क्या है? एक एस्पिरेंट को इसे कैसे समझना चाहिए? ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो जीएस पेपर 1 मतलब ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट दोनों के लिए जरूरी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ, ये बेसिकली भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन रीजन में पैदा होने वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं। अच्छा। सर्दियों में ये तूफान पूरब की ओर चलते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों तक पहुंचते हैं और यहाँ अचानक बारिश और बर्फबारी करते हैं।
दिल्ली की ये बारिश उसी का नतीजा है। और ये AQI को कैसे बेहतर करता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। दो मुख्य कारण हैं। पहला, बारिश की बूंदें हवा में मौजूद प्रदूषक कणों, खासकर पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 को अपने साथ चिपकाकर जमीन पर ले आती हैं। इसे वॉशआउट इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, इन तूफानों के साथ चलने वाली जो तेज हवाएं हैं, वो प्रदूषकों को एक जगह जमा होने से रोकती हैं और उन्हें फैला देती हैं। इससे एयर क्वालिटी में अस्थायी लेकिन बड़ा सुधार दिखता है। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा ज्यादा दुखद पहलू भी है। ये बारिश जहां हम जैसे लोगों के लिए राहत है, वहीं शहर के बेघर लोगों के लिए ये एक आपदा बन जाती है। अखबार में इसका भी जिक्र है। और ये एक बेहतरीन पॉइंट है जो एक सामान्य उत्तर को असाधारण बना सकता है। ये एनवायरमेंटल इशू को सीधे GS पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस का टॉपिक है उससे जोड़ता है। एक तरफ पर्यावरण को फायदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये बारिश शहरी गरीबों और बेघर लोगों की वल्नरेबिलिटी, उनकी बेबसी को उजागर करती है। खबर बताती है कि कैसे उनके अस्थायी टेंट टपकने लगे और कंबल भीग गए। मेंस के उत्तर में ऐसा क्रिटिकल और मानवीय पर्सपेक्टिव शामिल करना दिखाता है कि आपकी समझ सिर्फ किताबी नहीं बल्कि समाज से भी जुड़ी है। और ये डुअलिटी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दिल्ली को थोड़ी राहत दी, उसी ने पहाड़ी राज्यों में तबाही मचा दी। इसका व्यापक असर क्या रहा? असर काफी गंभीर रहा। भारी बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि ने सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 665 सड़कें बंद हो गईं, जिनमें 2 नेशनल हाईवेज NH3 और NH505 भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई और श्रीनगर हवाई अड्डे से तो सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। खबर में एक बहुत ही दुखद घटना का भी जिक्र है। पंजाब के नाभा में एक 18 साल के छात्र की पानी के गड्ढे में करंट लगने से मौत हो गई। हाँ, और ये घटना हमें सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर इश्यूज पर ले आती है। ये दिखाती है कि आपदा का असर सिर्फ सड़कों या बिजली तक सीमित नहीं होता। इसका सीधा संबंध इंसानी जिंदगी से है। तो एक एस्पिरेंट के लिए ये पूरी घटना GS पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट की एक परफेक्ट केस स्टडी है। हाँ। इसे हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सबसे अच्छा काम करता है। सबसे पहले इवेंट को पहचानें। ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जो एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ। दूसरा, इसके इम्पैक्ट्स का विश्लेषण करें। इसका असर बहुआयामी है। परिवहन पर असर जैसे सड़कें बंद, जरूरी सेवाओं पर असर जैसे बिजली गुल, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। अखबार के एक तस्वीर में किसान को सेब के पेड़ से बर्फ हटाते दिखाया गया है, जो कृषि नुकसान की ओर इशारा करता है। और सबसे दुखद, जान का नुकसान। और रिस्पॉन्स और मिटिगेशन के बारे में क्या? वो इस एनालिसिस का तीसरा और चौथा हिस्सा है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी घटना के बाद क्या किया गया। खबरों में जिक्र है कि मुख्यमंत्री बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और पुंछ में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने 70 फंसे हुए लोगों को बचाया। लेकिन सबसे जरूरी है चौथा हिस्सा, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। यहीं पर एक एस्पिरेंट की एनालिटिकल स्किल्स काम आती हैं। हमें सोचना होगा कि और क्या बेहतर किया जा सकता था। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। बिल्कुल। क्या हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स टेक्नोलॉजी में बेहतर हुई हैं? लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब आम लोगों तक चेतावनी पहुंचाने में अभी भी कमी है। क्या हमें पहाड़ों में रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अंडरग्राउंड पावर केबल्स बनाने की जरूरत है? और क्या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रभावी हो सकते थे, जैसे कि बारिश में बिजली के खंभों से दूर रहने की चेतावनी? ये सवाल आपके उत्तर को गहराई देते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज के इस विश्लेषण से UPSC एस्पिरेंट्स के लिए मुख्य टेकअवेज क्या रहे? संक्षेप में कहूं तो 3 मुख्य बातें हैं। पहला, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए घटनाओं को हमेशा बड़े कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर देखें। मणिपुर की घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि जातीय संघर्ष और शासन की विफलता का प्रतीक है। कठुआ का एनकाउंटर सीमा पार आतंकवाद की बड़ी कहानी का एक हिस्सा है। डोंट जस्ट रिपोर्ट द इवेंट, एनालाइज इट्स कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी के लिए खबरों के पीछे के वैज्ञानिक फिनोमेना जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को समझें, लेकिन सिर्फ विज्ञान पर न रुकें, उसे सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों से जोड़ें, जैसा हमने दिल्ली के बेघर लोगों के मामले में देखा। और तीसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए खबरों को केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करें। उन्हें सिस्टमैटिकली इवेंट, इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स
और प्रिपेयर्डनेस के फ्रेमवर्क में तोड़कर विश्लेषण करें। और अंत में एक विचार जो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में आया है, मणिपुर वाले संपादकीय में जिक्र है कि हिंसा का ये चक्र एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भड़का था, जिसमें मैठी समुदाय को एसटी स्टेटस देने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने को कहा गया था। यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी न्यायिक हस्तक्षेप, चाहे कितनी भी अच्छी मंशा से किया गया हो, अनजाने में लंबे समय से सुलग रहे सामाजिक संघर्षों में एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम कर जाता है। यह एथनिकली सेंसिटिव क्षेत्रों में नीति निर्माण में जरूरी नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। इस गहरी और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस विश्लेषण के PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।